हेलो स्टूडेंट, आनिशा बारजो साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के सेकंड लास्ट टॉपिक की, यानी कि कंटेंट वाइज हम देखें तो ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या कहा, सेकंड लास्ट टॉपिक है। कंटेंट में अब हमारे पास बचा है एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है, राइट। इसके बाद हमने देखना है फर्मेंटेशन क्या होता है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि कितना हमारे पास यील्ड आया, ठीक है, कितना हमारे पास रेस्पिरेशन जो आएगा उसका किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाली चीज देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। हालांकि पार्ट 1 में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कशन किया था एम्फीबॉलिक पाथवे का, इवन हमने ये चार्ट भी देखा था, राइट। लेकिन आज हम करेंगे एकदम ढंग से डिस्क्राइब, क्योंकि हमने उस समय देखना था एरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ किस तरीके से हम उसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, चीजें इजी हो जाएगी। एम्फीबॉलिक, एम्फी का मतलब है जब कैटाबॉलिज्म, राइट, और साथ ही साथ एनाबॉलिज्म भी हो, यानी कि कोई चीज का बायोसिंथेसिस हो, हाँ या ना, और साथ ही साथ उसका डिग्रेडेशन भी हो, तो ऐसी जो डिग्रेडेशन, तो ऐसी जो रिएक्शन होगी उसी को हम बोलेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे। क्यों रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं ये हमने देखना है, ठीक है। क्या ऐसा रीजन है कि हम इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं? तो ग्लूकोज, याद करो, हम बात करते हैं कि जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। एम आई राइट? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा मॉलिक्यूल है ये? हम बोल रहे हैं 6 कार्बन कंपाउंड है, मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, जहां से रेस्पिरेशन एक्चुअल में स्टार्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस की बात करो तो एरोबिक में भी जरूरी है, एनारोबिक में भी जरूरी है, मतलब दोनों का क्या है, कॉमन पाथवे है। कौन? ग्लाइकोलिसिस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन। ग्लूकोज क्या है? फेवर्ड सबस्ट्रेट है इसका, किसका? रेस्पिरेशन का। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, हमने बात करी थी किसकी, एग्जाम्पल याद करो, सुक्रोज की, ठीक है। सुक्रोज में हमने क्या किया था, इसको ग्लूकोज में तोड़ा, इसको फ्रक्टोज में तोड़ा, हमने इस ग्लूकोज को काम लिया था फर्दर ग्लाइकोलिसिस के लिए, याद आ रही है? तो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन। उसके बाद ही वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। डन? आइए, अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड, ठीक है। और भी कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में। हैज बीन मेंशन अर्लियर, बट देन दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। लेकिन फिर भी यदि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम अलग सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो वो कभी भी फर्स्ट सबस्ट्रेट की तरह काम में नहीं आएंगे। ग्लूकोज ओनली ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट सबस्ट्रेट है, रादर देन फैट्स और प्रोटीन। इज दैट क्लियर? पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व होंगे। कैसे होंगे? बहुत ध्यान से सुनेंगे अब इस चार्ट को। क्या होगा? वी हैव कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल हमने लिया है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को हमने किस में कन्वर्ट किया था? आ जाओ, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज हमारा किस में हुआ था सबसे पहले? 3PGL में, हाँ है ना। फिर हमारा आया था 2-पायरुविक एसिड, हाँ या ना। ये चीज हमने देख ली थी ग्लाइकोलिसिस में। तो फर्स्ट जो सबस्ट्रेट होगा वो रेस्पिरेशन का, वो कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा। कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज ही होगा। अब हम कह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में हम वर्क करते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक है, ग्लूकोज की कमी होने लग जाती है। फिर उस दौरान क्या होता है? फैट जो है वो रेस्पिरेशन का काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। क्या होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आप देखोगे तो कभी भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये फैटी एसिड कहाँ पर काम आ रहा है? एसाइटिल कोएंजाइम के बाद में, मतलब एसिटिल कोएंजाइम में, और
यदि तुम ग्लिसरॉल की बात करोगे तो ग्लिसरॉल जो जा रहा है बच्चों वो आ रहा है इस 3PGL में, राइट। कैसे हुआ, यदि मैं फैट से रेस्पिरेशन करूं, ग्लूकोज की कमी हो गई है, फैट्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेंगे, कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स स्टार्ट हो गया है, तो फैट कभी भी बच्चों फर्स्ट स्टेप में नहीं आएगा, कभी भी फैट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में नहीं आएगा। ये क्या करेगा, जब ग्लूकोज से हमारे पास 3PGL बनेगा, ठीक है, वहां पर क्या आएगा, फैट्स, और अपने पास क्या दे रखा है, फैट्स, और अपने पास क्या दे रखा है, इधर लिख दूं क्या, ग्लिसरॉल दे रखा है, राइट, ग्लिसरॉल दे रखा है। तो आपको पता है ये क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल है या ग्लिसरल एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर क्या है, ग्लिसरल है, तो ये जो ग्लिसरॉल है वो यहाँ से बनाना शुरू करेगा, ठीक है, वो यहाँ पर आकर के ऐड ऑन होगा और फर्दर वो पायरुविक एसिड में तब्दील होगा। तो तुम ये कह सकते हो क्या कि ग्लिसरॉल भी फर्स्ट स्टेप पे आया है, नहीं आया है, क्यों, क्योंकि ये 3PGL वाली स्टेप में जाकर के इन्वॉल्व होगा। अब हम बात करें फैट्स, ठीक है, फैट्स में ए आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं, याद करने का तरीका है, तुमसे पूछा जा सकता है कि एम्फिबॉलिक पाथवे में फैट्स जो है कौन सी स्टेप में जाकर के कंबाइंड होता है इन रेस्पिरेशन, तो आप बोलोगे ए, यानी कि ये जाएगा सीधा यहां से अपने बनेगा एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम में, हाँ या ना, तो एसिटिल कोएंजाइम, ये एसिटिल कोएंजाइम के साथ कंबाइन होगा, तब जाकर के ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन, फैट्स। तो आपको पता लग गया ग्लूकोज के अलावा यदि कोई अदर सबस्ट्रेट भी पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन में, तो वो एज अ फर्स्ट स्टेप के तौर पे काम नहीं करेगा, वो बीच में जाकर के कंबाइन होगा। यदि मैं फैट्स की बात करूंगी तो वो एसिटिल कोएंजाइम ए में आएगा, यदि मैं ग्लिसरॉल की बात करूंगी तो वो 3PGL वाले स्टेज पे आएगा। यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब अपन आएंगे प्रोटीन पे, ठीक है, आ जाओ, अब आएंगे प्रोटीन पे। देखो बच्चों, आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं अनशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूखमरी वाली कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी में। तो उस दौरान क्या होता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होने लगता है, ठीक है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होने लगता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। यदि प्रोटीन्स आपकी बॉडी से ब्रेक हो जाएंगे ना, तो समझ लो धीरे धीरे आप मृत्यु की तरफ अग्रसर होते जा रहे हो, ठीक है, मृत्यु को पाने वाले हो आप, राइट। तो यानी कि कहते हैं ना कि कुछ लोग स्टार्वेशन वाली कंडीशन में आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। तो हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम प्रोटीन तक बात ना पहुंचाएं। इज दैट क्लियर? तो प्रोटीन टूटेगा। अब प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है, ये कहीं पर भी एंटर कर सकता है, ठीक है, प्रोटीन जो है कहीं पर भी एंटर कर सकता है। तो ये एसिटिल कोएंजाइम में आ जाएगा, ये हमारा पायरुविक एसिड में आ जाएगा, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम, और इवन ये बीच में भी चला जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन कहीं पर भी आ सकता है। तो इसलिए जब ये कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा कैटाबॉलिज्म होने लगता है। हर तरह का प्रोटीन कहीं पर भी घुस करके रेस्पिरेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रोटीन ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपकी बॉडी में क्या ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या होता है, स्टारवेशन की कंडीशन में जो कंडीशन हो है वो वर्स्ट हो जाती है, डेथ भी हो सकती है, या फिर सीवियर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर आपने देखा प्रोटीन अमीनो एसिड पायरुविक एसिड में आ जाएगा। ये तो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म, ये तो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म हुआ। व्हाट अबाउट द एनाबॉलिज्म? क्यों? क्योंकि मैम आपने तो बोला एम्फीबॉलिक पाथवे है ना, एम्फीबॉलिक पाथवे है, तो क्या हुआ, देखो कार्बोहाइड्रेट से हम क्या बना रहे हैं, पायरुविक एसिड बना रहे हैं, ठीक है, फर्दर हम एटीपी बना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यदि चीजें ब्रेक डाउन हो रही है तो बन भी तो रही है, हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है ना, इससे फैट से। यहां पर हम बोलते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में पार्टिसिपेट करता है। जब बॉडी में फैट्स की कमी होगी, जब बॉडी में फैट्स की कमी हो जाएगी तो यहीं से ही फैट्स बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो गई, यहीं से प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाएंगे, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि कैटाबॉलिज्म के साथ साथ एनाबॉलिज्म की रिएक्शन चल रही है।
दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शन। आ गई क्या समझ में? इसीलिए रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? आ जाओ अपन रीड आउट कर लें चीजों को। फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ए ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। यदि फैट से आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो उसको सबसे पहले फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। इफ फैटी एसिड वर भी रेस्पायर्ड, यदि फैटी एसिड से रेस्पिरेशन चल रहा है तो दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू एसिटिल कोएंजाइम एंड एंटर द पाथवे। क्या होगा? फैटी एसिड। ठीक है, हम कैसे करते हैं? फैटी एसिड, एसिड का ए या फिर फैटी का ए ले लो और कहां पर जाएगा ये? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये हमने पहले बात कर ली है। यदि ग्लिसरॉल से स्टार्ट होता है, ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल, यहां पर जाएगा, यही हमने बोला है, राइट। द प्रोटीन वुड बी डिग्रेडेड बाय द प्रोटीएज, प्रोटीएज से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। एंड इंडिविजुअल अमीनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन, डीएमिनेशन यानी कि टूट रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है प्रोटीन का, तो डीएमिनेशन होगा क्योंकि फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे एट सम स्टेजेस। क्या होगा? डिपेंड करेगा उस अमीनो एसिड पे जो ब्रेक डाउन होकर के आया है, जो डीएमिनेशन के बाद हमें अमीनो एसिड मिल रहा है, उस हिसाब से वो उस पाथवे में एंटर होता जाएगा। तभी मैंने क्या कहा, प्रोटीन कहीं भी घुस सकता है, डिपेंड्स ऑन द अमीनो एसिड, राइट। विदिन द क्रेब्स साइकिल और इवन एज पाइरुवेट टू एसाइटिल कोएंजाइम, कहीं पर भी ये जा सकता है। Since respiration involves break down the substrate, respiratory process has traditionally been considered as a catabolic process. चूंकि अभी हमने देखा फैट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसके बाद में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसलिए जो पुराने जमाने वाली बात हो गई उसमें हम कह रहे हैं कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे एज अ कैटाबॉलिक पाथवे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आ जाओ। What is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substrate. क्या होगा उस दौरान? Hence, fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. Fatty acid तभी जाएगा जब उसको हम substrate के तौर पे यूज कर रहे हैं. But when the organism needs to synthesize fatty acid, जैसा मैंने कहा, यदि फैटी एसिड बनने की जरूरत है, फैटी एसिड की कमी हो रही है, तो वहीं से फैटी एसिड का सिंथेसिस भी स्टार्ट होगा. एसिटिल कोएंजाइम वुड बी विथड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट. और क्या होगा? एसिटिल कोएंजाइम विथड्रॉन कर जाएगा और फैटी एसिड का क्या हो जाएगा? सिंथेसाइज हो जाएगा. हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड. तो ब्रेकडाउन भी हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है. सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन 2, सेम कंडीशन किस में होगी? प्रोटीन के लिए भी होगी. अमीनो एसिड में मतलब डीएमिनेशन हो रहा है तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा है. प्रोटीन 2 रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फ्रॉम द लिंक breaking down process within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism. इसी वजह से हम क्या कहते हैं? Because the respiratory pathway involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to. अब हम इसको सेपरेटली कैटाबॉलिक पाथवे नहीं कहेंगे, हम इसको सेपरेटली एनाबॉलिक पाथवे नहीं कहेंगे. बेटर क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो वी कैन से दैट बेटर टू कंसीडर द रेस्पिरेटरी पाथवे एज ए एम्फीबॉलिक पाथवे रादर देन एज कैटाबॉलिक वन. इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? एम्फीबॉलिक पाथवे. नाउ वी हैव फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन हम कब करेंगे? जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन आएगी. कब होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है? ठीक है, अब सुनो कहानी, पहले थोड़ी सी कहानी समझो. हमने बोला मैम ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास आए हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और इस पायरुविक एसिड से हमें मिला एसिटिल कोएंजाइम. ये कहानी बच्चों चलती रहेगी. एसिटिल कोएंजाइम से हम गए मैम क्रेब्स साइकिल पे और यहां से हमें मिला NADH2 और FADH2
और फर्दर फिर ये रिएक्शन गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और हमारे पास आए एटीपी और साथ ही साथ H2O। ये वाली बात हो गई थी, हम ये सारा प्रोसेस कर चुके हैं। अब एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, एरोबिक में तो सब चीजें चल रही है, एनारोबिक में क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है किसमें? बिटवीन एरोबिक एंड एज वेल एज एनारोबिक। इज दैट क्लियर? ये चीज हम पहले बात कर चुके हैं। अब क्या होगा, एक कंडीशन में तुम्हें देती हूं, ठीक है? सुनो, हमने बोला बच्चों कि ग्लाइकोलिसिस से, है ना, ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास पायरुविक एसिड बना, ठीक है, और पायरुविक एसिड से सो ऑन के हमारे पास आ गया NaDH2 एंड FeDH2, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब आपको पता है ये कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर है वो कौन था हमारे पास? O2 थी, ठीक है। ये कब हो रहा था? जब एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन O2 तो एब्सेंस है, O2 तो एब्सेंट है। अब क्या होगा? O2 एब्सेंट है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का अक्यूमुलेशन होगा तो सीधी सी बात है इनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, हाँ या ना? और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सीधी सी बात है एसिटिल कोएंजाइम और क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, एसिटिल कोएंजाइम में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ये अक्यूमुलेशन होने लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पायरुविक एसिड आ जाएगी। पायरुविक एसिड पे वापस पहुंच गए। अब देखो, अब दिमाग लगाओ कि क्यों हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है। क्योंकि बच्चों ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, राइट, यहां तक की तो कहानी आई जा रही है ना, यहां तक की तो कहानी आई जा रही है, और ये क्या कर रहा है? इसको O2 से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, O2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं पा रहा क्योंकि O2 प्रेजेंट नहीं है। तो यहां तक की जो जितने वाली कहानियां थी वो सब हो गई क्लोज, वो हो गई क्लोज। चूंकि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक का कॉमन लिंक है, कॉमन पाथवे है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा O2 हो या ना हो, ये हमने पहले बात कर ली थी, ठीक है। अब क्या होगा? अब चूंकि O2 नहीं है तो ये पायरुविक एसिड कहीं ना कहीं तो जाएगा, ये जाएगा फर्मेंटेशन करने, ठीक है, ये जाएगा हमारे पास फर्मेंटेशन की क्रिया करने। यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? देखो, जब तक आप लिंक नहीं करोगे ना कहानियों को कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा होगा तो क्यों होगा, O2 नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, एक्सेप्टर नहीं है तो NaDH2 और FeDH2 का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल का कोई मतलब नहीं है, एसिटिल कोएंजाइम का कोई मतलब नहीं है, तो पायरुविक एसिड तक तो बनेगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को तो O2 के होने से और ना होने से मतलब ही नहीं है, तो ये वाली कहानी तो चलेगी। लेकिन व्हाट अबाउट द पायरुविक एसिड इन एरोबिक रेस्पिरेशन? भाई ये फर्मेंटेशन करने चला जाएगा, ठीक है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन किसका पार्ट है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक की चीज क्लियर? आ जाओ। Alcoholic fermentation. This is the oldest and the best known type of fermentation performed by yeast and some bacteria. Important चीज आपसे पूछा जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में देखा जाता है? तो आप बोलोगे ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। डन। क्या होगा रिएक्शन में? आ जाओ। यहां पर आप देख रहे हो ग्लूकोज से हमारे पास आ गया वेरस पायरुविक एसिड, ठीक है। सीधा सीधा आप याद रखो कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड आ गया। अब ये पायरुविक एसिड क्या करेगा? ये पायरुविक एसिड चेंज होगा एसिटएल्डिहाइड में, ठीक है। ये पायरुविक एसिड चेंज होगा फर्दर एसिटएल्डिहाइड में, और एसिटएल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? इथेनॉल में। बस आपको यही ध्यान रखना है। 3 रिएक्शन, क्या रिएक्शन है? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट, और पायरुवेट से हमारे पास बन जाएगा एसिटएल्डिहाइड, और एसिटएल्डिहाइड से हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई। ये किस में हो रहा है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट में।
ड्यू टू द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, या इन द एब्सेंस ऑफ O2, कुछ भी बोल दो। अब देखो बच्चों, आपको पता है जब हमने ग्लाइकोलिसिस किया था तो हमारे पास 2 ATP एंड 2 NADH2 आया था। ये बात आपको याद है? और नहीं याद है तो बहुत बुरी बात है, ठीक है, बहुत बुरी बात है कि हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए और आपको यही नहीं पता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितना हमारे पास वो आया ATP की मात्रा, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब देख लो, पायरुविक एसिड से तो हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने पता है कि कितनी एनर्जी आ गई, लेकिन यहां पर आप जाए तो यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और यहां पर अपने पास क्या हुआ, एनर्जी टूटी है, कितना, 2 NADH टूट करके बना रहा है 2 NAD। दैट मीन्स जो ग्लाइकोलिसिस में तुम्हारा NADH2 बना था आखिरकार वो ही टूट गया। तो तुमसे पूछा जाए कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितना एनर्जी मिला तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे कि यहां पर तो हमें 2 ATP मिला था, ठीक है, जो 2 NADH2 था वो टूट गया तो 2 ATP बचा। नेट कितना आया, 2 ATP आया। इज दैट क्लियर? आ गई कहानी समझ में? बिल्कुल क्लियर है कहानी, आगे आ जाओ। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, it occurs during curd formation and ABO in muscles of animals when O2 is inadequate, जब प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करके आते हो, ठीक है, तब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलता है आपकी बॉडी में, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, गलत बात होती है। क्या होगा इस दौरान, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, इस पायरुविक एसिड से सीधा लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। यहां पर भी हमने बोला 2 ATP, भाई पायरुविक एसिड, ये सीधा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड है, 2 ATP बना है और जो 2 NADH2 हमारा बना था वो भी क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो यहां पर भी क्या हो गया, 2 ATP सिंथेसाइज हुआ। आ गई बात समझ में? तो आप कहोगे कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, अच्छे सुनेंगे, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें आप बोलोगे एल्कोहलिक में, ठीक है, एल्कोहलिक में, और आप बोलोगे लैक्टिक में। तो यहां पर भी हमें 2 ATP मिले और यहां पर भी हमें 2 ATP मिले। ये बात समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आ गई, आगे आ जाओ। नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन और जो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ उसमें क्या क्या चेंजेस आया। फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन इट कंप्लीटली डिग्रेडेड इनटू CO2 एंड H2O। ये बात तो हमें पता ही है। इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 molecules of ATP for each molecules of glucose degraded to pyruvic acid, है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, देखो लिखा हुआ है each molecule of glucose degraded 2 molecule of ATP release, ठीक है, whereas many more molecule of ATP are generated under the aerobic condition, ठीक है। अब देखो यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में यदि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन चलेगा तो भी हमने 2 ATP पाया, जो ऐसे बोला, यदि लैक्टिक फर्मेंटेशन चलेगा तो भी हमने 2 ATP पाए, यही बात हो रही है। लेकिन वहां पर हमारे पास कितना बना है, एरोबिक में कितना बना था, 38 ATP बना है, कितना बना, 38 ATP, डन। NADH इज ऑक्सीडाइज्ड, NAD क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू 2 NAD rather than slowly fermentation. However, the reaction is very vigorous. The case of aerobic respiration. Done. चलो. Now respiratory क्यूटेंट क्या होता है या क्यूसेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। देखो RQ मतलब है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट RQ। यहाँ पर क्या होता है कि कितना CO2, ठीक है, कितना CO2 बना और कितना O2 कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है, कितना O2 तुमने कंज्यूम किया। तो वैल्यू ऑफ RQ डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड, मेजर्ड बाय द
गेंगोंग्स रेस्पिरेटरी मीटर या रेस्पिरेशन मीटर, ये याद रखेंगे। तो नाउ हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या होगा 6O2 है और 6 ही CO2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, तो RQ इक्वल्स टू 1। वैसे ही यदि अपन फैट्स या ऑयल की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है ट्राइपाल्मिटिक एसिड का। तो ट्राइपाल्मिटिक एसिड में क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर 145 O2 है और 102 CO2 है, तो आंसर आ जाएगा 0.7। लेकिन यदि हम बोले मैच्योरिंग फैटी सीड की बारे में बात करें तो यहाँ पर RQ मोर देन 1 आएगा, जबकि आप देख रहे हो यहाँ पर तो मैम कम है, यहाँ पर कम है, लेकिन जैसे जैसे सीड मैच्योर हो जाएगा, आपको पता है यदि आपको फैटी एसिड आइसोलेट करने हैं तो आप जितने पुराने हर्बेरियम जो प्लांट्स होते हैं, हर्बेरियम शीट पता है आपको, हर्बेरियम शीट अपन ने पता है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो हर्बेरियम शीट में हम क्या करते हैं, बहुत पुराने सैंपल्स को रखते हैं, उस सैंपल में यदि आप फैटी एसिड को आइसोलेट करोगे, ऑयल्स को निकालोगे, तो आपको दिखेगा ऐसे वरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, लेकिन आपको पता लगेगा कि हाँ कंटेंट हमें अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर RQ क्या होगा, मैच्योरिंग फैटी सीड्स RQ इज मोर देन 1 बिकॉज मोर CO2 इज रिलीज देन CX कंज्यूम्ड। आई बात समझ में। ऑर्गेनिक एसिड इन सक्यूलेंट जीरोफिटिक एट डे टाइम, मैलिक एसिड का ये रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड का 4 रहेगा, सिट्रिक एसिड का 1.3 रहेगा। ऐसे ही हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इनकम्प्लीट, ठीक है, तो कैम प्लांट के अंदर ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ड्यूरिंग नाइट RQ इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या होगा नाइट के अंदर, हम किस में कर रहे हैं, कैम प्लांट, याद करो कैम प्लांट क्या करता था, डे में क्लोज कर लेता था और नाइट के अंदर स्ट्रोमेटा उसका ओपन रहता था, राइट। तो यहां पर क्या होगा, RQ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ प्रोटीन के अंदर RQ कितना है 0.8 और या फिर 0.9। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रहेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में O2 तो हम यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनिटिव, ठीक है। इस तरीके से हमने सेकेंड लास्ट टॉपिक देखा है। वैसे हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है, अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, जब आपको पता लगेगा कि हकीकत में आपको चैप्टर कितना अच्छे से आया है। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन यदि एक बार इसके की पॉइंट्स तुम्हें पता लग गए, तुम्हें रिएक्शन समझ में आ गई ना, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है क्वेश्चन एस्पेक्ट से भी और समझने के तौर पे। मतलब एक दिन में तुम्हारा पूरा एक दिन भी छोड़ो, तो मैं तो कहती हूँ 2-3 घंटे में यदि तुमने जम के पढ़ाई कर ली ना रेस्पिरेशन, तो यूँ चुटकियों में ये फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस छोड़ो, प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर फर्स्ट जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया है ना, वैसे वैसे अरेंजमेंट में आप स्टार्ट करोगे, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी डन, बिल्कुल डन। एक एक पेपर बनाओ, पेपर पे तुम क्या करोगे, सारी की सारी रिएक्शन रख लोगे, ठीक है, सारी की सारी रिएक्शन लिखो, उसको चिपका दो, अच्छा रेस्पिरेशन ये, अच्छा फोटोसिंथेसिस ये है, अच्छा ये ऐसा है। अरे भाई करते क्यों नहीं हो, थोड़ी तो मेहनत मांगेगा ही। यहाँ पहुँचना है तो भैया सक्सेस तो लगेगी, मेहनत तो लगेगी, ठीक है। हर चीज़ को पाने के लिए चाहे कोई सी भी चीज़ हो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो किस तरीके से करते हो, हंसते हुए करते हो, रोते हुए करते रहते हो, स्ट्रेस लेते हुए करते हो, या फिर पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हुए करते हो, इट्स अप टू यू। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, किसी और के दिमाग का खेल नहीं है कि तुम्हें अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी है या बुरी चीज़ों का तुम्हें एक अक्यूमुलेशन करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आगे कहानी समझ में, तो कहने का मतलब यही है कि प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक चैप्टर अपना और बचा है, अच्छे से कर लो, प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करके साइड पटक दो, ठीक है। एनाटॉमी एक तरफ पटक दो और मॉर्फोलॉजी एक तरफ पटक दो। हमारा पूरा जो हमने थर्ड चैप्टर लिया है प्लांट किंगडम, ये सबसे पहले करो ताकि चीज़ें पता लग जाए कैसे प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती, कौन सा प्लांट किस टाइप का है, कैसा उसका मॉर्फोलॉजी है, क्या उसमें हमने चेंजेस देखने हैं, किस तरह की साइकिल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर कहानी। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर। तो जब तक थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, धन्यवाद।